हेलो एवरीवन। क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे और ये वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑन एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ अलग अदर प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन सबसे पहला यही क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो आप देखोगे लिखा गया है 5 years एगो, 5 साल पहले। ये 5 साल पहले का कुछ रिलेशन दिया है। क्या दिया है? ए वाज ट्राइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि 5 साल पहले बी का जो एज का उसका 3 गुना ए का एज था। ओके, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अगर पढ़ोगे तो दिया गया है 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद ए सेल बी, यानी कि ए क्या हो जाएगा? ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि 10 साल बाद बी का जो भी एज होगा उसका डबल एज होगा किसका? ए का। ये 5 साल पहले और ये 10 साल का पहले का 10 साल बाद का रिलेशन दिया है, 5 साल पहले और 10 साल बाद। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, और हमें पता करना है आज प्रेजेंट एज ए और बी का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज प्रेजेंट से मैं 5 साल पहले का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और 10 साल बाद का भी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट एज मान लूँगा। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है कि प्रेजेंट एज जो बी का है वो कितना है? एक्स ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ जो ए है वो वाई ईयर है। तो देखो, ये एक्स ईयर मान लिया और ये वाई ईयर मान लिया। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आज तुम्हारा एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 माइनस कर देंगे यानी 5 साल। और अगर आज तुम्हारा एज 10 साल का है, 10 साल बाद कितना होगा? तो 10 ऐड कर देंगे, 20 years। सेम वही कंडीशन है 5 साल पहले। तो x का एज अभी x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ए का एज अभी y ईयर है तो 5 साल पहले क्या हो गया? y माइनस 5। अब इन दोनों में 5 साल पहले का रिलेशन दिया था। क्या रिलेशन था? कि जो ए है वो ट्राइस है, 3 गुना है किसका? बी का। तो बी का 3 गुना है ए, तो ये तो तुम्हारा हो गया ए का एज और ये हो गया बी का एज। ए 3 गुना था, तो अगर ये 3 गुना था तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा इक्वल, या फिर ए को क्या करे, ए के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो गया। तो मैंने क्या किया, ए के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू 10। ये हो गया पहले कंडीशन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन था 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा? तो 10 साल बाद बी का जो एज होगा, तो आज x ईयर का है ना, तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर का हो जाएगा। और ए का जो एज है आज y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा। 10 साल बाद का क्या रिलेशन दिया है कि जो ए होगा ना वो दुगुना होगा बी से, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ए का एज और ये बी का एज। तो ए का एज जो है वो तो डबल है, ट्वाइस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। या फिर क्या कर सकते थे, इस ए की एज को 2 से डिवाइड कर देते तो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता। दोनों में से कोई काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आया ये आया। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें आता है तो तुम अपने मेथड से सॉल्व कर लोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ एक्स और वाई का। ठीक है, यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व जब करोगे तो एक्स का वैल्यू 20 आएगा और वाई का वैल्यू 50 आएगा। इसका मतलब बी का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है और ए का जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है। अब तुम चाहो तो इससे पहले का जो रिलेशन था ना वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, 5 साल पहले अगर निकालता था कितना होता? 15 आता ना। बी का एज 5 साल पहले 15 आता, और ए का एज कितना आता? 5 साल पहले, अभी 50 ईयर है तो 45। तो देखो तो 3 गुना है कि नहीं? 3 गुना है 5 साल पहले। अगर 10 साल बाद बी का एज निकालें तो कितना हो जाएगा? 30। और ए का एज कितना होगा? 60, डबल है। ठीक है, इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखो, बोला गया क्वेश्चन में ए मैन एज इज ट्राइस टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। मैन का जो एज है वो ट्राइस 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, किसका? द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, अपने 2 बेटों के एज का सम के ट्राइस है। यानी कि 2 बेटे हैं तो 2 बेटे हो सकता है कि दोनों जुड़वा हो सकता है कि एक बड़ा एक छोटा हो, दोनों के सम के इक्वल बोल रहा है। हमें नहीं मतलब है कि बड़ा बेटा का एज कितना है, छोटे बेटे का एज कितना है, या दोनों बेटे जुड़वे हैं। ठीक है, ट्विंस हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये पता है कि उससे 2 बेटे हैं और दोनों के सम का एज का वो 3 गुना है।
तो इस केस में दोनों बेटों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, द एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। 5 साल बाद वो दुगुना हो जाएगा। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उसका एज डबल हो जाएगा। किसके, अभी भी क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, ओके। अब फाइंड द एज ऑफ मैन, मैन का एज निकालना है। बेटों के एज से हमें कोई मतलब नहीं है, सन के एज से कोई मतलब नहीं है, बस उनके एज के सम से मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, मैन के प्रेजेंट एज को तो मान लूँगा, और साथ में मैं सन के दोनों यानी कि दोनों उसके बेटे, उसके दोनों सन्स के एज को अलग अलग नहीं मानेंगे। अभी हम सीधे सम ले लेंगे। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन बी वाई ईयर। दोनों बेटों के सम एज का सम कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि अभी जो है, अभी प्रेजेंट में मैन का जो एज है वो 3 टाइम्स है द सम ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। दोनों बेटों का ट्राइस है, तो मैन का एज एक्स और ये वाई हो गया सम ऑफ एज, और उसका ट्राइस ये 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब बात करते हैं 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मैन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, बेटे कितने हैं, 2, तो दोनों बेटे का 5-5 साल इंक्रीज होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 5 साल बाद केवल एक बेटा 5 साल का एज बढ़ेगा, दूसरे बेटे का नहीं बढ़ेगा, दोनों बेटे का बढ़ेगा। और यहाँ पर सम लिख रहा है, तो सम में कितना इंक्रीज कराएंगे, तो दोनों बेटों का जोड़ करना y था, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि एक बेटे का 8 होता, दूसरे बेटा का 3 होता, और 5 साल बाद कैलकुलेट करते तो ये भी 5 साल बढ़ता, यानी कि ये भी 13 साल का हो जाता और ये भी 8 साल का हो जाता। तब इन दोनों को ऐड करते, यानी इसमें भी 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे। यहाँ तो दोनों का एज कैलकुलेट करके y लिखा गया था, तो इसमें तो दोनों का 5 साल, यानी पहले बेटे का भी 5 साल बढ़ा, दूसरे बेटे का भी 5 साल बढ़ा, यानी कि सम में कितना इंक्रीज हो गया, सम में 10 का इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया, y प्लस 10। और अभी क्या है, तो वो ट्वाइस है सम ऑफ हिज एज ऑफ हिज 2 सन के, तो ट्वाइस है, तो ये हो गया फादर का एज, ये हो गया सन के सम का एज, और उसका ट्वाइस है यानी कि दुगुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा। 2 इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को अपने मेथड से सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू 45 आ जाएगा और y का वैल्यू 15। हमें केवल मैन का एज पूछा है, तो मैन का एज कितना है, 45 ईयर्स, ओके। तो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड अब आई होप कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप जो है वो है प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमें करना है। एक चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन देखने में भले ही कितना भी बड़ा लगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सबसे इजी होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ब्रेक करना होता है कि उससे इक्वेशन बनाना होता है, ठीक। और उसको आसान तरीका क्या है कि उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ें, एक एक सेंटेंस को पढ़ें, उसको तोड़ कर पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। देखोगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ठीक है, लेंथ जो है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कितना, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट कम करना है। एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को क्या करना है, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 2 यूनिट बढ़ाना है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया अगर लेंथ को क्या कर रहा है, 5 यूनिट घटा रहा है और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा रहा है, तो जो ओरिजिनल एरिया था उसमें 80 स्क्वायर यूनिट का कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला कंडीशन, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं किसे, लेंथ को, कितना, 10 यूनिट, और डिक्रीज करते हैं ब्रेथ को, कितना, 5 यूनिट, तो जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इस बार कितना, 50 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यूनिट है, हो सकता है तुम्हारे में मीटर दिया गया हो, सेंटीमीटर दिया गया हो, ठीक है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यूनिट को ध्यान में रखकर बनाएंगे, यानी मीटर में है तो सारा मीटर में होना चाहिए, अगर कहीं सेंटीमीटर है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सारे के सारे सेंटीमीटर में है, कोई केवल 1 मीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में रखेंगे, जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट आउट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है यूनिट का, ठीक है। अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के लेंथ को और ब्रेथ को मान लिया कि लेंथ जो है वो x है, लेंथ जो है वो x यूनिट है और ब्रेथ जो है वो y यूनिट है, ओके। तो एरिया जो होगा ओरिजिनल जो ये रेक्टेंगल है उसका क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई,
और x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर यूनिट तो होगा ही, जैसे मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट। अब बात करते हैं पहले कंडीशन के हिसाब से। पहले कंडीशन में क्या था, लेंथ को कितना कम करना है, 5, तो लेंथ पहले x है तब कितना हो जाएगा, x माइनस 5। ओके, तो ये हो गया लेंथ x माइनस 5। ब्रेथ को क्या करना है, 2 यूनिट इंक्रीज करना है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, y प्लस 2। तो इसे एरिया फाइंड होगा। तो जो ओरिजिनल एरिया था वो पहले कितना था, XY था, उसमें क्या हो गया, उसमें 80 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो कम कर दिए, माइनस कर दिए। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, 2x माइनस 5y माइनस 10, ये हो गया, xy और xy खत्म हो जाएगा, और ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से पढ़ते हैं। दूसरे में क्या बोला था कि अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं 10 यूनिट, तो लेंथ x था तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस 10। ओके, तो ये हो गया x प्लस 10। और जो डिक्रीज करना है ब्रेथ को कितना, 5 यूनिट, तो ब्रेथ था y, ब्रेथ को 5 यूनिट डिक्रीज करनी है तो y माइनस 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा। और एक्चुअल में एरिया में कितना का इंक्रीज हो गया है, 50 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया पहले XY था उसमें 50 यूनिट इंक्रीज कर गया, ये हो गया। इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जो मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, जो मेथड यूज करना है वो मेथड यूज करो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, तो सॉल्व 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 30 आ गया। तो x यानी कि लेंथ और y यानी कि ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो गया 40 यूनिट और ब्रेथ कितना हो गया 30 यूनिट। हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछा था तो ये आ जाएगा। अगर एरिया पूछा होता तो कितना हो जाता, 1200। ओके, अब एक ये क्वेश्चन देखो, बोला गया इन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल C ट्राइस एंगल B के है, और ये जो है ये ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल A प्लस B है। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई भी 2 एंगल्स को मान लो, ठीक है। सबसे आसान तरीका, सबसे आसानी से जिसको मानकर बाकी कैलकुलेट कर सकते हो उसको मानो। अगर C को मानेंगे तो B जो होगा, B को क्या लिखोगे, एंगल C/3, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि फ्रैक्शन से बचा जाए। क्या बोला हूँ मैं, फिर से सुन लोगे। अगर मैं C को कुछ मानता, मान लो C को मैं मान लेता A, तो क्या होता, A इज इक्वल टू 3 एंगल B, तो यहाँ से एंगल B कैलकुलेट करते तो क्या आता, A/3 आता ना। तो एंगल B फ्रैक्शन में चला जा रहा है ना, तो फ्रैक्शन में जाने से बचना है। ओके, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, एंगल A को x मान लिया और एंगल B को क्या मान लिया हूँ, y। अब देखो एंगल C जो है वो, एंगल C तो इसके भी इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B, एंगल A की जगह x, एंगल B की जगह y। ओके, ये आ जाएगा पहला। दूसरा कि एंगल C जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल B की जगह पे अगर एंगल B को क्या माना है, y, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, 2 हो गया। अब एंगल C तो दोनों है तो दोनों इक्वल होगा, यानी 2x प्लस वाई और 3y दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे इक्वेट कर दिए, इक्वेट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x। अब आते हैं, हमें ये एक ट्रायंगल दिया था, क्या दिया था, ट्रायंगल दिया था। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैंने तीनों एंगल के सम को 180 लिया। एंगल A का वैल्यू कितना है, x माना है x, एंगल B को y माने थे y, और एंगल C जो आया था वो क्या आया था 3y, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 180। ऐड किए x प्लस 4y इक्वल टू 180, और y का वैल्यू कितना आया है 2x, तो 2x रख दिए। सॉल्व करेंगे 9x इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू 20, x 20 है। अगर x को यहाँ पर रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, तो y कितना आ गया 40 आ गया। अब A एंगल B एंगल C कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल A हो गया 20, एंगल B हो गया 40, और एंगल C जो था वो 3y था, यानी 3 इंटू 40 यानी कि 120। सम करके भी अगर चेक करोगे तो तीनों का सम कितना आ जा रहा है, 180 आ जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या दिया गया है, फाइंड द 4 एंगल्स, चारों एंगल्स पता करना है किसके, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स जो होते हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं, और दूसरी खासियत होती है कि जो अपोजिट एंगल होता है उन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। यानी कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 180। सेम ऐसे ही एंगल B और एंगल D भी कितना होगा, ये भी 180 होगा। इस बात का ध्यान रखना है।
इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो सेम उसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो क्या बताया गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 180। तो ये हो गया एंगल ए का वैल्यू 2x - 1 और एंगल सी 2y + 15, दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन बना दिए। फिर क्या है एंगल बी प्लस एंगल डी भी तो 180 होगा, उसका भी यूज किए। तो एंगल बी का वैल्यू रखे, एंगल डी का वैल्यू रखे और सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बना दिए। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना था। सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 33 आएगा और y का वैल्यू 50 आ गया। तो x और y हमें पता चल गया। इसको सॉल्व करना यह नहीं कि मैंने लिख दिया ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो तुम ऐसे ही लेकर चल दो, ठीक है। तुम एक्चुअल में सॉल्व करके दिखाओगे x और y का वैल्यू कैसे आ रहा है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 2x - 1, तो x का वैल्यू में पता है, वैल्यू पुट किए तो कितना आ गया एंगल है 65 आ गया। सेम ऐसे ही एंगल बी कैलकुलेट किए तो 55 आ गया। एंगल सी कैलकुलेट किया गया तो 115 और एंगल डी कैलकुलेट किए तो 125। तो इस तरीके से हमें चारों एंगल पता चल गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आ गया हो, ठीक है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को दोबारा देखो और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसे वहाँ पे आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब इससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड, एरिया और ज्योमेट्री से रिलेटेड आपने इस लेक्चर में किया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स और नंबर्स किए थे, उसके पहले वाले लेक्चर में हमने मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे। तो आई होप कि आपको एक काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए। तो आपके बुक में जितने भी इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब टॉपिक्स को लेकर सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।